हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 की एनसीईआरटी के इतिहास के बुक का चैप्टर 4 के प्रश्न उत्तर को जानेंगे जो आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। ये प्रश्न 3, 4 और 5 नंबर के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन में आए परिवर्तन ने झूम खेती करने वालों को कैसे प्रभावित किया? इसका उत्तर हो जाएगा, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन के परिवर्तन से सबसे गहरा प्रभाव झूम कृषि की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। झूम कृषि में जंगल के कुछ भागों को बारी बारी काटा और जलाया जाता है। फिर पहली बारिश के बाद इसमें बीज बो दिए जाते हैं। इन खेतों पर 1 या 2 साल खेती करने के बाद इन्हें कुछ साल तक के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है। वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए हानिकारक था, क्योंकि इससे कीमती लकड़ियां नष्ट होती थीं और उन जमीनों पर कुछ वर्षों बाद इमारती लकड़ियों के वृक्ष नहीं उगाए जा सकते थे। उन जमीनों का लगान भी निर्धारित करना मुश्किल था, इसलिए सरकार ने झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि झूम खेती करने वाले के सामने बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई और वे मजबूर होकर मजदूरी का काम करने लगे। कुछ का अपना देश भी बदलना पड़ा। कुछ लोगों ने छोटे बड़े विद्रोह भी किए। इस प्रकार झूम खेती करने वाले क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी का प्रसार हुआ। अगला प्रश्न, घुमंतू और चरवाहा समुदायों को औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन्हें कैसे प्रभावित किया? इसका उत्तर है, औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधनों में जो परिवर्तन आए उसका प्रभाव घुमंतू और चरवाहा समुदायों पर भी पड़ा। जब वन विभाग का जंगलों पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित हो गया तो लोगों को कई तरह का नुकसान उठाना पड़ा। कुछ को व्यापार के नए अवसर भी प्राप्त हुए, लेकिन कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। औपनिवेशिक काल में यह व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया था। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजाज़त दे दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे चरवाहे और घुमंतू समुदाय को अपनी जीविका निर्वाह के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें से कुछ को आपराधिक कबीले भी कहा जाने लगा। ये लोग सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाले कंपनियों को कैसे प्रभावित किया? इसका उत्तर है, औपनिवेशिक काल में जब जंगल सरकार के नियंत्रण में आ गए तो लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाले कंपनियों को भारी लाभ पहुंचा। उन्हें ब्रिटिश सरकार का पूरा समर्थन हासिल था। जब ब्रिटिश नौसेना की जहाजरानी और रेलवे के विस्तार में विकास होने लगा तो लकड़ी की मांग बढ़ गई, इसलिए लकड़ी व्यापारियों को बहुत लाभ पहुंचा। इन कंपनियों ने स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रकार के वन उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए नौकरियां दी और अधिक धन कमाया। अगला प्रश्न, बागान मालिक औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तन से कैसे प्रभावित हुए? इसका उत्तर है, औपनिवेश काल में अधिकतर बागान मालिक यूरोपीय ही हुआ करते थे। वे चाय, कॉफ़ी, नील आदि की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते थे और स्थानीय लोगों को खूब शोषण करते थे। जिनके पास भूमि नहीं होती थी उन्हें अपने शोषण का निशाना बनाते थे और उनसे अधिक काम भी लेते थे। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तन ने शिकार खेलने वालों, राजाओं और अंग्रेज अफसरों को कैसे प्रभावित किया? इसका उत्तर है, अंग्रेजी सरकार ने ऐसे कानून बनाए कि आदिवासियों एवं घुमक्कड़ चरवाहों को शिकार करने, वन उत्पादों को इकट्ठा करने, सामुदायिक भूमि के इस्तेमाल करने और अपने जानवरों को चराने के जो अधिकार दिए गए थे उन्हें छीन लिया गया।
लेकिन दूसरी तरफ राजा महाराजा, उनके दरबारों में रहने वाले अंग्रेज अधिकारी तथा अन्य सरकारी अधिकारी को शिकार करने की छूट दे दी गई। इस बारे में यह तर्क दिया गया कि वे इन जानवरों का शिकार करके लोगों को खतरों से बचाते हैं। शुरू में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए आरक्षित थे, लेकिन बाद में पर्यावरणविदों और संरक्षणविदों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा हो। इनको मारा नहीं जाना चाहिए, वरना पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगला प्रश्न, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं थीं? इसके उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में निम्नलिखित समानताएं हैं। पहला पॉइंट है, उपनिवेश काल में वन अधिनियम के अनुसार बस्तर में वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। एक आरक्षित, दूसरा सुरक्षित और तीसरा ग्रामीण। गांव के लोगों का आरक्षित वन पर कोई अधिकार नहीं था। वे लोग घर बनाने और जलावन के लिए लकड़ी की प्राप्ति सुरक्षित और ग्रामीण वनों से ही कर सकते थे। दूसरी तरफ जावा में डच उपनिवेशकों ने वन कानून लगाकर ग्रामीण को जंगल तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ खास उद्देश्यों के लिए, जैसे नाव बनाना या घर बनाने के लिए, सरकारी निगरानी में सिर्फ चुने हुए जंगलों से ही लकड़ी काटी जा सकती थी। जावा में वनों का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया था। इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, बस्तर में वन अधिनियम के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं के लिए चारा, फल आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया। दूसरी तरफ जावा में मवेशी चराने, बिना अनुमति के लकड़ी ढोने, जंगली सड़क पर घोड़ा गाड़ी या जानवरों पर आने जाने के लिए दंड दिया जाता था। तीसरा पॉइंट, भारत में व्यावसायिक फसलों को बढ़ावा देने, जल सेना के लिए लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति, रेल लाइन के लिए स्लीपरों की आवश्यकता और जंगलों को अन्न उत्पादक मानना आदि के लिए वन प्रबंधन की आवश्यकता थी। जावा में जहाज़ों और रेल लाइनों के उद्देश्य से वन प्रबंधन लागू किया गया। चौथा पॉइंट, बस्तर के कुछ गांव के आरक्षित वनों को इन शर्तों पर रहने दिया गया कि ये लोग वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे और जंगल को आग से भी बचाएंगे। दूसरी तरफ जावा में सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने का काम मुफ्त में करने के लिए मजबूर किया गया। पांचवा पॉइंट, बस्तर के लोगों ने वन नीति के विरुद्ध विद्रोह किया, किंतु अंग्रेजों ने अपनी सैन्य बल से इन विद्रोहियों को कुचल डाला। दूसरी तरफ जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें, किंतु कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके उसका विरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि जावा और बस्तर के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में काफ़ी समानताएं थीं। 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वन आच्छादित क्षेत्र में गिरावट क्यों आई? इसका उत्तर है 1880 से 1920 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वन आच्छादित क्षेत्र में गिरावट आने के कारणों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा रेलवे की भूमिका। इंग्लैंड का भारत में आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेलवे लाइनों का जाल बिछाया जाने लगा। रेलों में कोयले से चलने वाले इंजनों के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी की जरूरत पड़ी। रेलवे लाइन बिछाने और रेलवे डिब्बे बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ काटे गए। जो जंगल रेलवे लाइन के नज़दीक स्थित थे, वे लगभग खत्म होने लगे। इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा जहाज निर्माण की भूमिका। जहाज के निर्माण में ओक वृक्ष की लकड़ियां प्रयोग में लाई जाती थीं। ब्रिटेन में इनकी कमी होने पर भारत की
लकड़ियों को काटकर बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाने लगा। 1820 और 1830 के दशक में भारत से बड़ी मात्रा में इंग्लैंड भेजा गया ताकि जहाज़ों के निर्माण के लिए लकड़ी की मांग पूरी की जा सके। यही कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वनों के आच्छादित भूभाग में तेजी से कमी आई। तीसरा पॉइंट, कृषि विस्तार की भूमिका। जब भारतीय उपमहाद्वीप में जनसंख्या बढ़ने लगी, शहरीकरण का फैलाव होने लगा, विदेशी व्यापार बढ़ने लगे, व्यावसायिक फसलों की मांग बढ़ने लगी और साथ में छोटे पैमाने और कुटीर उद्योग धंधों का पतन होने लगा, तो जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता महसूस हुई। किसानों ने कृषि के विस्तार के लिए जंगलों को साफ किया। भारत से खाद्यान्न और कपास का निर्यात यूरोप को किया जाने लगा। औपनिवेशिक सरकार ने कोई भी लाभकारी कदम कृषि के लिए नहीं उठाया, इसलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भारत में वनों का गायब होने में इस सरकार ने मदद की। चौथा पॉइंट, व्यावसायिक खेती की भूमिका। अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलें जैसे पटसन, गन्ना, रबर, नील, तंबाकू और कपास के उत्पादन पर काफ़ी जोर दिया ताकि इंग्लैंड में इनकी बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। औपनिवेशिक सरकार ने भारत में विशाल वन क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया, इनकी कटाई शुरू कर दी और इन बागानों में उत्पादन किए गए व्यावसायिक फसलों को ब्रिटेन निर्यात कर दिया गया, जिससे वन क्षेत्रों में भारी गिरावट आई। पांचवा पॉइंट है चाय कॉफ़ी बागान की भूमिका। यूरोप में चाय कॉफ़ी की मांग बढ़ने लगी, जिससे प्राकृतिक वनों की कटाई की गई और चाय कॉफ़ी उत्पादन को बढ़ावा करके यूरोप को निर्यात किया जाने लगा। पर्वतीय ढलानों के भूभाग एवं क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी के पौध लगाने वाले को सस्ती कीमत पर दिए गए। उन्होंने इन क्षेत्रों या जंगलों को साफ करके चाय और कॉफ़ी की पौध लगाई, इससे भी वन आच्छादित क्षेत्रों में गिरावट आई। छठा पॉइंट है आदिवासी और किसान की भूमिका। आदिवासियों, किसानों, काश्तकारों और वनों पर निर्भर रहने वाले लोगों ने भी अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों को विनाश में अपनी भूमिका निभाई। उन्हें जब कभी निजी प्रयोग के लिए, बाजार में बिक्री के लिए या अपने पशुओं आदि के उपयोग के लिए आवश्यकता महसूस होती, तो जंगलों में अनेक उत्पादक और पर्यावरण के संतुलन बनाने वाले पदार्थों एवं जीवों को खत्म कर देते थे। घुमंतू खेती के लिए भी जंगल साफ किए जाने लगे। 1-2 साल तक खेती करने के बाद उन्हें कई साल तक प्रति छोड़ दिया जाता था, इससे भी वनों में कमी आई। अब अगला प्रश्न, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार होगा। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में वन विभाग ने सभी कार्य योजनाओं को स्थगित करके अंग्रेजों के सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों से अधिक पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से पहले डचों ने भस्म करो भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वह जापानियों के हाथ ना लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए मजबूर करके अपने युद्ध के सामग्रियों के लिए जंगलों का अधिक दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगलों की कटाई से खाली जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया। युद्ध के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। भारत की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के लिए लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग के बीच टकराव पैदा हुआ। अब अगले वीडियो में चैप्टर 5 के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।